हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स को और आज हम आरंभ करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 को, जिसका नाम है चुंबकत्व तथा द्रव्य। तो इस चैप्टर के अंदर हमें कितना पढ़ना है, कितनी चीज़ें छोड़नी है, कितना तैयार और इसमें कितना छूट चुका है, सिलेबस के अंदर से हट चुका है। तो जो चीज़ हमारी पूछी जा रही है हम लगातार उन्हीं पे चर्चाएं चला रहे हैं। चिंता ना करिए, बस आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए। जैसे हमारी ये फिजिक्स पूरी कंप्लीट होगी और बहुत ही जल्द कंप्लीट हो जाएगी उम्मीद है, तो उसके बाद फिर हम आपको लगातार फिर न्यूमेरिकल्स कराएंगे, ठीक है। और उधर केमिस्ट्री में भी नया चैप्टर आरंभ होगा, तो आप लोग केमिस्ट्री के अंदर भी मेहनत करते रहिए, ठीक। तो सबसे पहले हम अपने इस चैप्टर के अंदर आपसे एक परिभाषा पूछना चाहेंगे, वो है चुंबक की। तो आप चुंबक की क्या परिभाषा दोगे? तो आप बोलोगे वे पदार्थ जो क्या करते हैं, जिनके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। वे पदार्थ जिनके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है क्या कहलाएंगे? चुंबक। और चुंबक का यह गुण क्या कहलाता है? चुंबकत्व। चुंबक का यह गुण क्या कहलाएगा? चुंबकत्व कहलाएगा। फिर इसके अलावा एक परिभाषा और दे सकते हैं, कैसे कि ऐसा पदार्थ जो लोहे, कोबाल्ट, निकेल आदि धातुओं को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। क्या कहलाएगा? ये भी क्या कहलाएगा? चुंबक। अब चुंबक कितने प्रकार से पाई जाती है? तो चुंबक हमारी दो प्रकार से पाई जाएगी, एक प्राकृतिक चुंबक और दूसरी कृत्रिम चुंबक। अब प्राकृतिक क्या है भाई? प्रकृति में पहले से ही विद्यमान है। प्राकृतिक चुंबक मतलब प्रकृति में पहले से ही विद्यमान है। जैसे पृथ्वी के अंदर बहुत सारा लोहा भरा हुआ है और वो लोहा किसके रूप में है? मैग्नेटाइट के रूप में है, जो किसकी तरह कार्य करता है? चुंबक की तरह कार्य करता है। इसी प्रकार आपका जो कृत्रिम चुंबक है, कृत्रिम चुंबक मतलब मनुष्य द्वारा निर्मित चुंबक क्या कहलाएगी? कृत्रिम चुंबक। जैसे आपकी छड़ चुंबक, नाल चुंबक है ना, तो ये हमारी कैसी हो जाएंगी? कृत्रिम चुंबक। कंपास सुई, ठीक है। तो लिखेंगे परिभाषा किसकी? चुंबक की। चुंबक की परिभाषा लिखेंगे, वे पदार्थ जो अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं क्या कहलाएंगे? चुंबक कहलाती है। चुंबक कहलाती है। चुंबक का यह गुण क्या कहलाएगा? चुंबकत्व कहलाता है। क्या कहलाएगा? चुंबकत्व कहलाता है। क्लियर? अब चुंबक कितने प्रकार से पाई जाती है? चुंबक के प्रकार तो हमने आपको कितने प्रकार से बताया? दो प्रकार से, एक प्राकृतिक चुंबक और दूसरी कौन सी हो जाएगी? कृत्रिम चुंबक। दूसरी कौन सी हो जाएगी? कृत्रिम चुंबक। क्लियर? इसके बाद आपसे पूछ लिया जाए, बताओ बेटा एक चुंबक के अंदर गुण बताओ। एक चुंबक के अंदर क्या क्या गुण होते हैं? यानी चुंबक के गुण। चुंबक के गुण। तो पहला गुण, नंबर 1 पहला गुण है चुंबक में, अगर हम चुंबक को क्या करें? एक स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें। चुंबक को क्या करें? स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें। धागे से बांधकर क्या करेंगे? लटका दिया, तो यह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। पहला गुण इसका क्या होता है कि आप एक चुंबक को क्या करोगे? स्वतंत्रता पूर्वक लटकाओगे तो यह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। दूसरा, इसके ध्रुवों को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। भाई चुंबक को आपने तोड़ दिया, तोड़ने के बाद ऐसा हुआ कि इसके ध्रुव नष्ट होंगे? नहीं। जैसे ही आप चुंबक को तोड़ोगे तो तोड़ने के बाद वह क्या करेगी? फिर से नए ध्रुव बना देगी और फिर से अपने चुंबकीय गुण को उत्पन्न करेगी। तो मतलब इसके ध्रुवों को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। तीसरा पॉइंट ये है कि क्या होगा अगर हम दो
चुम्बक के जो दो समान ध्रुवों को आपस में मिलाएं, चुम्बक के दो समान ध्रुवों को पास पास रखें और चुम्बक के दो विपरीत ध्रुवों को पास पास रखें, तो क्या होगा? कब इनके बीच आकर्षण होगा, कब इनके बीच प्रतिकर्षण होगा? देखो, तो पहला पॉइंट हमने बताया, क्या बताया कि यदि चुम्बक को कैसा लटका दें, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए तो यह हमेशा किस दिशा में ठहरेगी? उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। किसमें? उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। दूसरा पॉइंट, इसके यदि चुम्बक को तोड़ दिया जाए तो यह नए ध्रुव बना लेती है, अर्थात इसके ध्रुवों को नष्ट नहीं किया जा सकता, नष्ट नहीं किया जा सकता। क्लियर? तीसरा, जो हमारे समान प्रकार की सजाती ध्रुव है, सजाती ध्रुव यानी नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ, एक चुंबक के जो सजाती ध्रुव होते हैं, नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ, तो इनके बीच में जो बल लगता है, ये क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। कैसा करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित। आप नॉर्थ सिरा से नॉर्थ सिरा मिलाओगे, एक चुंबक का नॉर्थ सिरा दूसरे चुंबक के नॉर्थ सिरे से मिलाओगे तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। इसी प्रकार साउथ सिरे से मिलाने पर भी क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। लेकिन जब आप बेटा नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ और साउथ यानी विपरीत प्रकार के जब सिरों को मिलाओगे तो ये क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? आकर्षित। तो समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्लियर? तो यहां पर ये टॉपिक चुम्बक के गुण और चुम्बक के प्रकार यहां शॉर्ट लिखाया है। क्यों? क्योंकि यहां पर ये पूछा नहीं जाता है। बस आपको थोड़ा सा इसके बारे में क्या होना चाहिए? जानकारी होनी चाहिए। नोट करिए, इसको नोट करिएगा। इसके बाद बेटा अब हम पहले चैप्टर से इसकी किस प्रकार तुलना कर रहे हैं, अब देखते हैं कैसे। देखो, सबसे पहले हम इधर रखेंगे वैद्युत क्षेत्र। इधर किसके बारे में कहानी बताएंगे? वैद्युत क्षेत्र के बारे में। और इधर किसके बारे में कहानी चलेगी? चुंबकीय क्षेत्र की कहानी। इधर किसकी कहानी चलेगी? इधर वैद्युत क्षेत्र और इधर चुंबकीय क्षेत्र की कहानी। किस तरीके से हम समान करेंगे? यहां पर वैद्युत क्षेत्र में ई होता है, वैद्युत क्षेत्र को किससे लिखेंगे? ई से। और यहां चुंबकीय क्षेत्र को किससे लिखना है? ई की जगह बी को। ठीक है? देखो, जहां ई है वैद्युत क्षेत्र में, अगर हमें इसे चुंबकीय क्षेत्र बनाना है वहां पर किसको लिख देना है? बी को। उसके बाद यहां पर आवेश क्यू होगा और यहां पर ध्रुव सामर्थ्य। यहां पर कौन होगा? ध्रुव सामर्थ्य होगा। यहां पर कौन होगा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। सॉरी, यहां पर वैद्युत द्विध्रुव होगा पी और यहां पर चुंबकीय द्विध्रुव होगा यहां पर एम, कैपिटल वाला। ठीक है? बस यही तीन चीजों को ध्यान रखना है कि हमें किसकी जगह किसको लेकर आना है। सबसे पहला
आपसे पूछा जाए बता भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर फॉर्मूला होता है F अपॉन क्यू नॉट। एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को क्या बोला गया है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन अब यहीं पे हमने पूछा भाई नहीं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं, हमें बताइए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो मैंने बोला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो मैंने बताया E की जगह आप किसको लिखोगे? B को। E की जगह किसको लिखोगे? B को। उसके बाद F अपॉन आवेश Q की जगह आप किसको ले आओगे? M को, पर यहां M नॉट। एकांक जो ध्रुव सामर्थ्य है इस पर लगने वाले बल को हम क्या बोलेंगे? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो पहला फॉर्मूला सेम देखो बन गया नहीं बन गया? ठीक है। दूसरा, अब आपसे पूछा जाए बताओ वैद्युत द्विध्रुव बनाओ। किसको बनाना है? वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव यहां पर क्या होता है? देखो परिमाण में तो समान होंगे, परिमाण में कैसे होंगे? समान, किंतु विपरीत प्रकार के दो आवेशित कण एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर रखे हुए हैं, तो ऐसा निकाय क्या बन जाता है? वैद्युत द्विध्रुव बन जाता है। और जो भी दूरियां मापते हैं इसके मध्य बिंदु से मापते हैं। यहां ए दे दिया, ये बिंदु बी दे दिया, बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश, बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश। और जो दूरियां मापते हैं इसके मध्य बिंदु से मापते हैं। मान लिया इसके मध्य बिंदु ओ से और बी तक की दूरी अगर एल है, तो आप बोलोगे ओ से ए तक की भी दूरी एल हो जाएगी। क्यों भाई? आप दूरी बीचों बीच से माप रहे हैं। ये रहा वैद्युत द्विध्रुव। अब मैंने आपसे बोला बनाओ चुंबकीय द्विध्रुव, बनाओ चुंबकीय द्विध्रुव। तो बिल्कुल चुंबकीय द्विध्रुव। अब चुंबकीय द्विध्रुव कैसे बनेगा? तो यहां पर चुंबकीय द्विध्रुव के लिए यहां पर आवेश की जगह कौन होंगे? तो आप बोलोगे ध्रुव सामर्थ्य होंगे। कौन होंगे? ध्रुव सामर्थ्य होंगे। कौन सा वाला? एक होगा माइनस और एक वाला कौन सा होगा? प्लस वाला। और जो भी दूरियां मापेंगे इसके मध्य बिंदु ओ से मापेंगे। ये ए पॉइंट दे दिया, यहाँ बी दे दिया। ओ से बी तक की दूरी अगर एल है तो ओ से ए तक की भी दूरी कितनी हो जाएगी? एल। तो ये आप बोलोगे ये तो चुंबकीय द्विध्रुव बन गया और ये कौन हो गया? वैद्युत द्विध्रुव। क्लियर? आवेश की जगह हम किसको ले आए? एम को। ठीक है। अब बात करेंगे भाई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की कहानी। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो आप बोलोगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? किसी भी एक कण का परिणामी आवेश गुणा दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है इनके गुणनफल को क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या बताया? किसी एक कण का परिणामी आवेश, वैद्युत द्विध्रुव में किसी भी एक कण का परिणामी आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होगी इनके गुणनफल को क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। लेकिन हमने आपसे पूछा बनाओ बेटा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, तो आप चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैसे बनाओगे? तो आप बोलोगे यहां पर जहां P है वहां P की जगह हम क्या ले आएंगे? कैपिटल M। क्लियर? जहां P है ये वैद्युत क्षेत्र की कहानी है। ये कहानी कहां की है? वैद्युत क्षेत्र की। और ये कहानी कहां की है? चुंबकीय क्षेत्र की कहानी है। क्लियर? तो अब आप बोलोगे हम P की जगह किसको ले आए? कैपिटल M को। बराबर अब और कौन है? आवेश Q है, तो आप बोलोगे Q आवेश की जगह हम किसको ले आएंगे? स्मॉल m को। और इनटू में दोनों आवेशों के बीच की, दोनों ध्रुवों के बीच की क्या हो जाएगी? दूरी। क्लियर? देखो बढ़ रहे फॉर्मूले नहीं बढ़ रहे हैं। और जो डेरिवेशन है इसके लिए जैसे इसमें किया था सेम ऐसे ही होना है। बस ध्यान रखना E की जगह B, Q की जगह M और P की जगह कैपिटल M। ठीक है। अब आपसे पूछ लिया गया बता भैया किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर वैद्युत
क्षेत्र की तीव्रता। तो आप बोलोगे हमें किसी भी बिंदु पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहां पर जो कांस्टेंट होता है 1/4πε0 होता है, जिसका मान होता है 9 गुणा 10 की पावर कितना होगा 9, और यहां पर कौन होगा μ0/4π, जिसका वैल्यू होता है 10 की पावर कितना माइनस के साथ 10 की पावर माइनस के साथ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। क्लियर। तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता किससे लिखेंगे, आप बोलोगे ई से लिखते हैं। तो ई बराबर होता है 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्यू अपॉन कौन हो जाएगा आर स्क्वायर। तो ई बराबर 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब आप बोलोगे कि हम इससे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे बनाएं। बिल्कुल, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आप कैसे बनाओगे, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। कैसे कि भाई यहाँ ई है, पर ई की जगह हम किसको लेकर आएंगे, बी को, बराबर यहां पर 1/4πε0 है, इसकी जगह हम किसको लेकर आएंगे μ0/4π। उसके बाद आवेश क्यू है, पर क्यू की जगह हम किसको लेकर आएंगे स्मॉल एम को, और बट्टे में कौन हो जाएगा आर स्क्वायर। बन गया नहीं बन गया फॉर्मूला, बड़े आसानी से बनता चला जा रहा है ना। अब आपसे पूछा गया बताओ अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर अच्छी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप बोलोगे अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर 1/4πε0 2p/r3। E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 2p/r3। पर हमें क्या बताना है, हमें बताना भैया हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 चुंबकत्व तथा द्रव। तो हमें तो भैया बतानी है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। किसकी बतानी है कहानी, हमें बतानी है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। यहां पर बेटा लिख लेना किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो हमें यहां बताना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसमें, अच्छी स्थिति में। तो लिख दे रहा हूं यहां पर अच्छी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अच्छी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे ई की जगह कौन आ जाएगा, तो ई की जगह आ जाएगा बी बराबर 1/4πε0 की जगह कौन आ जाएगा, तो आप बोलोगे μ0/4π। फिर 2 पी की जगह कौन आ जाएगा, आप बोलोगे पी की जगह कैपिटल एम बट्टे कौन है आर क्यू। क्लियर। नोट करेंगे इसको ताकि बाद बेटा आगे बता रहे, नोट करिए पहले इसको नोट करेंगे। इसके बाद अब बेटा हम देख रहे हैं, अब हमने आपसे पूछा बताओ निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसकी स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है, पहले अच्छी बताया अब निरक्षीय में। तो आप बोलोगे E बराबर 1/4πε0 और m अपॉन कौन हो जाएगा आर क्यू, सॉरी P अपॉन आर क्यू कौन हो जाएगा P अपॉन आर क्यू। तो ये किसमें, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन हमने आपसे पूछा बेटा बताओ कैसे, हमने पूछा निरक्षीय स्थिति में भाई चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताओ। तो बड़े आसान से बता सकते हैं, निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र
की तीव्रता। भाई किसकी स्थिति में? निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो आप बोलोगे कि भाई ई की जगह किसको ले आओ? बी को, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह किसको ले आओ? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। और पी की जगह आप बोलोगे कैपिटल एम को और बट्टे में आर क्यू। क्लियर? तो आप बोलोगे बहुत आसानी से। और वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता का मात्रक बनेगा न्यूटन प्रति कूलम। वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता का मात्रक क्या बन जाएगा? टेस्ला। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है? तो कुछ जो बिल्कुल जो डेरिवेशन बेटा हमने यहां पर की है बिल्कुल सेम कर देना है। बस ई की जगह बी को रखना है, क्यू की जगह स्मॉल एम को, पी की जगह कैपिटल एम को और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को बिल्कुल सेम रखना है और कुछ नहीं, बिल्कुल जैसे हमने कराई है पहले चैप्टर के अंदर। बिल्कुल। तो आपको अगर पहला चैप्टर अगर क्लियर है तो ये 5वां चैप्टर भी बेटा बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? इसके बाद आपसे पूछा जाएगा एक समान चुंबकीय, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव रखने पर वलयुग्म आघूर्ण, रखने पर वलयुग्म आघूर्ण। बेटा क्या होगा अगर हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसको रख दें? वैद्युत द्विध्रुव को रख दें। तो वैद्युत द्विध्रुव को रखने पर उस पर वलयुग्म आघूर्ण, तो आप बोलोगे टाउ बराबर होता है पीई साइन थीटा। टाउ बराबर क्या होगा? पीई साइन थीटा। लेकिन हम कहानी थोड़ी सी बदली, हमने आपसे पूछा बताइए कि भाई वैद्युत क्षेत्र नहीं पूछ रहा हूं, हम आपसे पूछ रहे बताओ चुंबकीय क्षेत्र की कहानी को। तो आप लिखेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव, सॉरी चुंबकीय द्विध्रुव, किसको रखेंगे? चुंबकीय द्विध्रुव। भाई वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव रख रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव को रखने पर वलयुग्म आघूर्ण, वलयुग्म आघूर्ण। अब कैसे बताओगे? तो आप बोलोगे टाउ बराबर पी, कैपिटल पी की जगह कौन आ जाएगा? कैपिटल एम। ई की जगह कौन आ जाएगा? कैपिटल बी। और यहां पर साइन थीटा कौन आ जाएगा? साइन थीटा। तो टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। ये बेटा किस तरीके से हमने पहले चैप्टर की तुलना चैप्टर नंबर 5 से की है। ठीक है? नोट करिए इसको, अब आगे पढ़ा रहे, नोट करो। इसके बाद बेटा अब हम पढ़ने वाले हैं एक इंपोर्टेंट डेरिवेशंस इसके अंदर, और जिसका चैप्टर नंबर 1 क्लियर है तो ये जितनी हमने डेरिवेशन के लिए बेटा लिखी हुई हैं वो चैप्टर नंबर 1 बिल्कुल सेम कर देना है। और आपको पॉइंट बता दिए हैं, आप लोगों के लिए सबका सब रिवीजन वर्क है, चिंता ना करिए। आप लोग बस जो अगर आपको डेरिवेशन नहीं समझ में आ रही है उसे क्या कर देना है, कमेंट बॉक्स में डाल देना है, तो हम उसको अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है? और आप लोग करने की पहले कोशिश करना, चैप्टर नंबर 1 को बढ़िया ढंग से तैयार करिए, उसके बाद ये चैप्टर आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर 2024 के सेट में ये प्रश्न पूछा गया है जो आपके सामने है, और इसके बाद आपकी हेडिंग बचती है चुंबकत्व का जो परमाणु मॉडल है, और इसके आधार पे वर्गीकरण अणुचुंबकीय, लौह चुंबकीय और प्रचुंबकीय। ये प्रश्न बेटा बस इतना आपको चैप्टर नंबर 5 से पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है? देखो, वह चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य एवं उसकी स्थितिज ऊर्जा, और किया गया कार्य किसके रूप में संचित होगा? उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। अब देखो, मान लिया कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र, माना ये क्या हमारा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, ये हमारा कौन है? बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है,
और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को किससे लिख दिया हमने, बी से। किसको रख रहे हैं, इसमें पहले रखेंगे चुंबकीय द्विध्रुव को। अब वैद्युत द्विध्रुव को नहीं रखना है, किसको रखना है, चुंबकीय द्विध्रुव। चैप्टर हम चुंबकत्व वाला पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये माइनस का m और ये कैसा हो जाएगा, प्लस का m। ये प्लस का ध्रुव सामर्थ्य और ये माइनस का, दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 2l। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2l। कितने एंगल पे रखे हुए, तो आप बोलोगे थीटा एंगल पे। कितने कोण पे रखे हुए, थीटा कोण पे। अब हमने क्या किया, जैसे ही बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में इस चुंबकीय द्विध्रुव को रखा तो भाई दो चुंबकीय क्षेत्र होंगे, एक तो इसके ध्रुवों के कारण और इसे रख किस में रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रख रहे हैं। तो फिर क्या उत्पन्न हो जाएगा, बल। तो ये बेटा क्या होगा, तो लिखेंगे जैसे ही हमने बेटा किसको रखा, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में किसको रखा, हमने द्विध्रुव को रखा, तो द्विध्रुव को रखने पर एक बल उत्पन्न होगा जिसे बोलेंगे बल युग्म आघूर्ण। अभी बेटा फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, क्या है बल युग्म आघूर्ण, टाउ बराबर mb sin थीटा। और ये डेरिवेशन हम आपको कहाँ करा चुके थे, ये वाले फॉर्मूले के लिए वहां पर टाउ बराबर पी sin थीटा आपको चैप्टर नंबर 1 में करा चुके हैं, देखना क्लास जाके। तो हमने जैसे ही बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव को रखा तो उस पर बल कितना लगेगा, टाउ बराबर mb sin थीटा। लेकिन हमें इस द्विध्रुव को घुमाना है, मान लिया इसकी प्रारंभ में स्थिति कितनी थी, θ1, और हमें इसे घुमा के कहाँ रख देंगे, इलाके θ2 स्थिति पर। तो अब यहाँ पर लेकिन सबसे पहले क्या है कि पहले हम ये पता कर लें कि भाई इसे जब अल्पांश घुमाया गया, अल्पांश घुमाने में कितना कार्य किया गया, फिर हम इसे कहाँ से कहाँ तक घुमाएंगे, θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य निकाल लेंगे। तो पहले सूक्ष्म खंड में कार्य निकालेंगे कि भाई इसे अल्पांश विस्थापन कराया जाए। तो अल्पांश विस्थापन डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, तो लिखेंगे द्विध्रुव को अल्पांश विस्थापन डी थीटा। द्विध्रुव को अल्पांश घुमाने में किया गया कार्य, किस लिखेंगे, अल्पांश घुमाने में किया गया कार्य। तो भाई आप इस द्विध्रुव को अल्पांश घुमा रहे हो, तो अल्पांश घुमा रहे हो तो कार्य भी तो अल्पांश ही होगा, और कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। तो बल हमारा कौन है, बल हमारा ये टाउ, बल युग्म आघूर्ण, और विस्थापन तो बेटा आप पूरा कोण घूम जाएगा तो पूरा विस्थापन थीटा है। अल्पांश कर रहे हो तो अल्पांश क्या हो जाएगा, डी थीटा। क्या हो जाएगा, डी थीटा। क्लियर। तो यहाँ पर द्विध्रुव को अल्पांश घुमाने में किया गया कार्य ये है। अब एक काम करिए, टाउ का वैल्यू लगा दीजिए। टाउ का मान है mb sin थीटा, mb sin थीटा डी थीटा। तो हम जब द्विध्रुव को कितना घुमाएंगे, अल्पांश, तो अल्पांश घुमाने में किया गया कार्य इतना है। लेकिन हमें घुमाना कहां से, θ1 से, और कहां तक घुमाना है, θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य। तो द्विध्रुव को θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य। भाई कहां से कहां तक घुमा रहे, θ1 से θ2 तक। तो यहां पर जो कार्य निकाल रहे हैं, तो आपने जो छोटा सा हिस्सा निकाला है, अल्पांश कार्य निकाला है, इसका क्या कर देंगे, समाकलन। भाई कहां से कहां तक घुमाओगे, θ1 से और θ2 तक कार्य निकालना है। कहां से कहां तक, θ1 से θ2 तक कार्य कितना हुआ है, तो आप छोटे हिस्से का क्या कर दीजिए, समाकलन। कहां से कहां तक, θ1 से θ2 तक। अब कहानी क्या होगी, तो कहानी ये हुई कि W बराबर समाकलन होगा θ1 से θ2 तक, और TW का वैल्यू जो आपने निकाला है वो लिखिए mb sin थीटा डी थीटा। ठीक है। अब mb तो यहाँ पर कांस्टेंट है, तो इसका समाकलन नहीं होगा, बाहर निकाल लेंगे
समाकलन होगा किसका, साइन थीटा का, किसके सापेक्ष, तो आप बोले डी थीटा के सापेक्ष, और डी थीटा के सापेक्ष साइन थीटा किस में बदल जाएगा, तो आप बोलेंगे कॉस में। किस में बदल जाएगा, माइनस कॉस थीटा में। और समाकलन और एक लिमिट आ जाएगी कहां से कहां तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक। कहां से कहां तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक। अब क्या करना है, ऊपर वाली थीटा की जगह ऊपर वाली लिमिट रखकर घटा देंगे थीटा की जगह नीचे वाली लिमिट को रखकर, अर्थात अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट। तो यहां से माइनस के कॉस थीटा 2 की जगह किसको लगा देंगे, थीटा की जगह लगाएंगे थीटा 2 में से घटा देंगे माइनस के कॉस, कौन है, थीटा की जगह किसको रखेंगे, थीटा 1। क्लियर, माइनस के कॉस थीटा की जगह रख दिया थीटा 2 में से घटा देंगे माइनस के कॉस थीटा की जगह किसको रखेंगे, थीटा 1 को रखकर। तो यहां पर एम भी माइनस के कॉस थीटा 2 माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा 1। क्लियर, तो इसे लिख सकते हैं एम बी, और प्लस वाले को पहले लिखेंगे कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो ये हमने निकाल लिया कार्य, और किया गया कार्य किसके रूप में संचित होगा, उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो किया गया कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, अर्थात W बराबर किसके हो जाएगा, U के। तो W बराबर जब U के हो जाएगा तो U का फॉर्मूला फिर क्या बन जाएगा, तो आप बोलोगे एम बी कॉस थीटा माइनस के कॉस थीटा 1 माइनस के कॉस थीटा 2। क्लियर, नोट करिए। इसके बाद इसकी विशेष स्थितियां करा रहे हैं, नोट करेंगे, पहले नोट करिए। देखो बेटा, इसके आगे यहां पर क्या है, देखो ये तो थोड़ा सा चित्र के बारे में लिख दिया कि माना एम दो ध्रुव आघूर्ण का चुंबकीय दो ध्रुव एक समान चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण बनाए हुए रखा है, तब इस पर जो कारक बलयुग्म आघूर्ण होगा वो हमने लिख दिया था। ठीक है, उसके बाद लेकिन उसके बाद यहां से जो ये वाली कहानी, इसके आगे की कहानी अब यहां से है कि सुविधा के लिए किसी भी जो अभिन्यास यानी कोण के लिए जो स्थित ऊर्जा का मान कैसा हो सकता है, शून्य मान सकते हैं। अतः थीटा बराबर जो थीटा 1 बराबर कितना रख सकते हैं, 90 अंश। तो u बराबर क्या लगाएंगे, एम बी कॉस और थीटा 1 की जगह 90 माइनस कॉस और थीटा की जगह हम किसका लगाएंगे, कॉस थीटा 2 की जगह हम किसको लगाएंगे, थीटा को। और कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, तो आप बोलोगे 0। कितना होगा, 0। तो u बराबर हो जाएगा एम बी कोष्टक के अंदर माइनस के कॉस थीटा, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, 0 माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा, ये माइनस चिन्ह आगे ले लो। तो u बराबर हो जाएगा एम बी माइनस चिन्ह आगे आ गया कॉस थीटा। क्लियर, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल। अब हम इसकी विशेष स्थितियां देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, विशेष स्थितियां। देखो विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियों में क्या होगा कि ये जो हमारा कौन चुंबकीय दो ध्रुव किसके समांतर कर दिया जाए, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर कर दिया जाता है। चुंबकीय दो ध्रुव को घुमाया, कैसा कर दिया, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर। तब थीटा बराबर जब समांतर की स्थिति होगी, थीटा बराबर कैसा होगा, 0। जब समांतर की स्थिति हो जाएगी तो थीटा बराबर कैसा होगा, 0। जब अर्थात चुंबकीय दो ध्रुव चुंबकीय क्षेत्र के कैसा है, समांतर है। और जब समांतर है तो लगाएंगे u बराबर माइनस के एम बी कॉस और थीटा की जगह कितना लगाओगे, 0। और कॉस 0 का मान कितना मिलेगा, तो आप बोलोगे 1। तो u बराबर हो जाएगा माइनस के एम बी। u बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के एम बी। दूसरा केस नंबर दूसरा, आप क्या कर सकते हो, इस दो ध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र के कैसा लग सकते हो, लंबवत 90 अंश पे। थीटा बराबर कितना, 90 अंश। तो आप लिखोगे, क्या लिखोगे कि यह चुंबकीय दो ध्रुव है,
वह चुंबकीय क्षेत्र के कैसा है, लंबवत है। कैसा है, लंबवत। और लंबवत होगा तो कितना आएगा 90, अर्थात u बराबर क्या हो जाएगा माइनस के एम बी कॉस, और थीटा की जगह कितना लगाएंगे 90, और कॉस 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, अर्थात स्थितिज ऊर्जा कैसी होगी, शून्य प्राप्त होगी। ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या है कि हम इसको घुमाएं और कितना करते हैं 180 अंश पे। थीटा बराबर 180 अंश का मतलब ये एक दूसरे के भाई विपरीत हो जाएंगे। कौन विपरीत हो जाएंगे, तो आप बोलोगे चुंबकीय द्विध्रुव और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे कैसे है, विपरीत है। एक दूसरे कैसे है, विपरीत है। और जब विपरीत है तो थीटा बराबर कितना ले लिया जाएगा 180 अंश ले लिया जाएगा, अर्थात u बराबर माइनस के एम बी कॉस 180, और कॉस 180 अंश का मान होता है बेटा माइनस के 1, और माइनस का 1 कितना हो जाएगा भाई, प्लस का 1 हो जाएगा, और प्लस के 1 का गुणा करेंगे तो यही निकलेगा। क्लियर। तो यहाँ पर ये कहानी निकली विशेष स्थितियों की। नोट करिए इसको, नोट करें बेटा इसको। इसके बाद बेटा इंपॉर्टेंट हेडिंग है, वह है चुंबकत्व का परमाणु मॉडल, और इसी में हम पढ़ेंगे अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय और प्रचुंबकीय पदार्थ को, जो हर साल लगभग में ज़्यादा से ज़्यादा बार ये प्रश्न पूछा गया है। 2024 में ये 3 सेटों के अंदर लगभग आया हुआ है प्रश्न। ठीक है। देखो क्या है चुंबकत्व का परमाणु मॉडल। देखो प्रत्येक पदार्थ किससे मिलकर बना है, तो आप बोलोगे परमाणु से। प्रत्येक पदार्थ किससे मिलकर बना हुआ है, परमाणु से मिलकर बना हुआ है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परमाणु हो जाएगा। परमाणु का ये कौन है, नाभिक। परमाणु का कौन है, ये नाभिक है, ये नाभिक। अब यहाँ पर जो परमाणु है, इस परमाणु के चारों ओर कौन गति करेंगे, इलेक्ट्रॉन। कौन गति करते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन बेटा 2 प्रकार की गति करते हैं, एक चक्रण गति, एक कौन सी, चक्रण गति, और दूसरी कक्षीय गति। दूसरी गति कौन सी करेंगे, कक्षीय गति। जिस तरीके से पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और एक पूरा चक्कर लगाती है 365 दिन में। ठीक है। तो यहाँ पर सेम घटना यही है कि यहाँ पर जो परमाणु है, उस परमाणु के चारों ओर कौन गति करेंगे, इलेक्ट्रॉन। पर इलेक्ट्रॉन 2 प्रकार से गति करते हैं, एक तो अपने अक्ष पर घूमता हुआ, अपने अक्ष पर घूमता हुआ इस परमाणु के चारों ओर क्या लगाएगा, चक्कर लगाएगा। अपने अक्ष पर घूम रहा है यहाँ पर, एक तो चक्कर गति हो गई और दूसरी क्या हो गई, कक्षीय गति। इन्हीं गति के कारण इसके अंदर कौन उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। कौन उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय आघूर्ण। तो हमने यही लिखा है कि प्रत्येक पदार्थ का प्रत्येक परमाणु एक छोटा सा चुंबक है। परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के कक्षीय परिक्रमण तथा चक्रण के कारण परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। चुंबकत्व के परमाणविक मॉडल में इलेक्ट्रॉन के कक्षीय परिक्रमण तथा चक्रण को ही पदार्थ में चुंबकत्व का मूल कारण माना गया, और इसी के आधार पर क्या किया गया है, चुंबकत्व की व्याख्या की गई है विभिन्न पदार्थों के अंदर। सबसे पहला पढ़ेंगे प्रचुंबकीय पदार्थ। प्रचुंबकीय पदार्थ। अब आपसे बोला जाएगा प्रचुंबकीय पदार्थ किसे बोलेंगे, तो आप लिखेंगे क्या बोलेंगे, क्या है परिभाषा प्रचुंबकीय पदार्थ की, वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में अतिक्षीण रूप से चुंबकित होते हैं। वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में अतिक्षीण रूप से चुंबकित होते हैं और शक्तिशाली चुंबक के समीप ले जाएंगे तो ये मामूली सा प्रतिकर्षित होते हैं। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, प्रचुंबकीय पदार्थ। क्लियर। तो लिखेंगे वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में अतिक्षीण
रूप से अच्छी रूप से चुंबकित हो जाते हैं तथा शक्तिशाली चुंबक के समीप ले जाने पर मामूली से प्रतिकर्षित होते हैं। मामूली से प्रतिकर्षित होते हैं क्या कहलाएंगे? प्रचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। प्रचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण में इसका लिख लेंगे। उदाहरण सोना, कॉमा चांदी, सोना, कॉमा चांदी आदि। क्लियर? तो ये कहानी हो गई प्रचुंबकीय पदार्थ की। इसके बाद आगे पढ़ रहे हैं अनचुंबकीय पदार्थ को। नोट करिए पहले इसको। इसके बाद बेटा अब दूसरी है अनचुंबकीय पदार्थ। अब अनचुंबकीय पदार्थ किसे बोलेंगे? तो वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में, वे पदार्थ जो वाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षीण रूप से चुंबकित होते हैं। कैसे होंगे? क्षीण रूप से चुंबकित होते हैं और शक्तिशाली चुंबक के समीप जैसे ले जाएंगे तो ये मामूली से आकर्षित होते हैं। मामूली से कैसे होंगे? आकर्षित होंगे। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाएंगे? अनचुंबकीय पदार्थ। लिखेंगे वे पदार्थ जो वाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्षीण रूप से चुंबकीय क्षेत्र दिशा में अति या क्षीण रूप से चुंबकित हो जाते हैं तथा शक्तिशाली चुंबक के समीप लाने पर क्षेत्र की दिशा में मामूली से आकर्षित होते हैं। क्या कहलाएंगे? अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए आपका हो जाएगा कॉपर, सल्फेट, मैंगनीज, टंगस्टन, ठीक है, एल्यूमिनियम आदि। इसी प्रकार अब हम पढ़ने वाले नंबर तीसरा वह प्रचुंबकीय पदार्थ। क्या है प्रचुंबकीय पदार्थ? देखो वे पदार्थ, यहां पर बेटा क्या होगा? देखो अब वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में क्षीण रूप से चुंबकित हो जाते हैं तथा शक्तिशाली चुंबक के समीप लाए जाने पर क्षेत्र की दिशा में मामूली से आकर्षित होते हैं, अनचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। उसके बाद बेटा यहाँ पर आपका हो जाएगा लौह चुंबकीय। नंबर तीसरा बेटा है लौह चुंबकीय पदार्थ।
अब क्या होगा, लौह चुंबकीय पदार्थ। देखो, वे पदार्थ जो वाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, वाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से क्या होते हैं, प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं तथा शक्तिशाली चुंबक के समीप लाए जाने पर तेजी से क्या होंगे, आकर्षित होते हैं। तो ऐसे पदार्थ लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे आपका लोहा, कोबाल्ट, निकेल आदि। क्लियर? लिखेंगे वे पदार्थ जो वाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं तथा शक्तिशाली चुंबक के समीप रखने पर तेजी से आकर्षित होते हैं, क्या कहलाएंगे, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण होगा लोहा, उसके बाद कोबाल्ट, निकेल आदि। क्लियर? तो ये हमारा चैप्टर नंबर 5 से जितना भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे सबके सब हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 को। तो आप अपनी क्लास को हम यहीं ब्रेक कर रहे हैं। धन्यवाद। नोट कर लीजिए बेटा।